और पिछले 6 से 7 सालों में हमने अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन लोगों को किया, जैसे कि इंडेमनिटी हो, पंचकर्म हो, या फिर जो कुछ करंट पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को भी कवर करने की अपने तरीके से ज्यादा कोशिश की है। एक सेकंड। हमें विक्रांत सर शुरू करें।
चिकित्सा के चार अंग है आयुर्वेद में। पहला है वैद, दूसरा है दवा, तीसरा पेशेंट एंड चौथा अटेंडेंट। तो हर एक रूम को ये सोच के बनाया गया है। इनको निर्णय के लिए बोलेंगे। हेलो हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। कौन स्टार्ट करेगा? आप लोग स्टार्ट करोगे? हाँ सर, विक्रांत सर कर रहे थे लेकिन वो ही लेफ्ट हो गए, तो अभी सेम इशू विथ वी। आपके उनका एक एक सर, मुझे 5-10 सेकंड दीजिए, आ जाओ हो आ जाएगा। जाओ। वही बार हो गया। Let's start. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। विक्रांत सर को थोड़ी दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, टेक्निकल इशू है, सो आई विल स्टार्ट। तो मैं वैद्य पृथ्वीराज उगले, कापा आयुर्वेद का मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मैं जो हमारे सम्माननीय गेस्ट हैं, तो उनको आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपके सामने। भारत के हृदय में जहाँ प्राचीन चिकित्सा परंपराएं आधुनिक विज्ञान से मिलती है, वहाँ एक वैद्य है जिनका कार्य हजारों जिंदगियां बदल चुका है। पद्मश्री सम्मानित वैद्य बालेंद्र प्रकाश भारत के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में से एक है। अपने पिता वैद्य प्रकाश जी से पारंपरिक शास्त्र की विद्या में दीक्षित होकर उन्होंने इस प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ आधुनिक युग में स्थापित किया। 4 दशकों से उन्होंने कैंसर, पैनक्रियाटाइटिस, माइग्रेन, ल्यूकेमिया जैसे जटिल रोगों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उनका उपचार केंद्र पड़ाव इलाज उम्मीद का एक केंद्र बन चुका है, जहां वे मरीजों का न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि उन्हें नई जिंदगी देते हैं। 1999 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के सम्मानित और राष्ट्रपति के मानद चिकित्सक के रूप में सेवा दे चुके वैद्य बालंदु प्रकाश ने आज आयुर्वेद को गरिमा और प्रमाण के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। आज उनका स्थान संस्थान अनुसंधान क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ताकि आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता और वैज्ञानिक स्वीकार्यता मिले। वैद्य बालेंद्र प्रकाश सर, जहाँ परंपरा और परिवर्तन एक साथ चलते हैं। सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आज आपका लेक्चर हम के लिए, हमारे सबके लिए एक बहुत ही आनंददायक क्षण होने वाला है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज स्टार्ट योर लेक्चर। यस सर, वी वेलकम यू। हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आज के वेबिनार के आयोजकों, गापा की टीम, गापा के पदाधिकारी और जितने भी इस टेक्निकल सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। तो मेरी पीपीटी आपके पास है, आप शेयर करेंगे कि मैं शेयर करूंगा? यस सर, मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट।
आप चाहें तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ। होस्ट कोण आहे? माझं होस्ट कसं काय गेलं? मी शेअर करू शकत नाहीये. हाँ, बघतो एक मिनिट. आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में न काय चिकित्सा में न शल्य चिकित्सा में इसका डायरेक्ट उल्लेख है। और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि जिस बीमारी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं वो बीमारी है पेनक्रेटाइटिस। हम जब आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो यकृत, प्लीहा, हृदय, वृक्क, इन ऑर्गन्स का नाम तो हमको सुनाई देता है, फुफ्फुस आदि। परंतु पेनक्रियाज का नाम आयुर्वेद की किताबों में नहीं है। हाँ, उदर रोग, उदर में रहने वाले अंगों में ये एक अंग है, और शायद उस समय बीमारी नहीं होती होगी, या कोई जो भी है। हमारे देश में इसका प्रादुर्भाव, इस बीमारी का प्रादुर्भाव विश्व में ही 1652 में हुआ, और हमारे देश में 1937 में आई। 25 साल में, 12 साल। पर आज हम विश्व गुरु बन गए हैं पैनक्रेटाइटिस में। सबसे ज्यादा रोग हमारे पास है, और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं। अमेरिका जाओ, जापान जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, हिंदुस्तान आओ, तो इसके अटैक आते रहते हैं, और डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं कि उसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट हो जाए और उनकी लाइफ थोड़ी आराम से रहे। परंतु उसके बावजूद बीमारी बढ़ती रहती है, और ये बीमारी बढ़ते बढ़ते विकराल रूप लेती है। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि एक आयुर्वेदिक इंटरवेंशन, आयुर्वेद के द्वारा हम आज पेनक्रेटाइटिस भी जो पेनक्रियास की एक सूजन है, आगे कैसे जाएगी? वही कर सकते हैं. नेक्स्ट, नेक्स्ट, कैन यू मूव द स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड. यहीं से शेयर करते तो ज्यादा बेटर. स्लाइड दिख रही है सर आपको? हाँ, स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए. हाँ, टाइप्स एंड साइंस इन सिम्टम्स. तो इसमें आयुर्वेद का जो Next. इंटरवेंशन हो सकता है, कैसे पैनक्रेटाइटिस का मतलब है पैनक्रियाज में होने वाली सूजन, और ये दो तरह की है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। और जब ये बार बार होती है, अगर किसी को 2 बार से ज्यादा होती है, उसको रिकरिंग बोलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इस बीमारी के बारे में दुनिया में ज्यादा जानकारी नहीं है, और सब कुछ उपाय करने के बाद एलोपैथी में बीमारी आगे बढ़ती जाती है। और जब बीमारी बढ़ती जाती है, तब ये एक इलाज के लिए लोग ढूंढते हैं। तो पिछले 70 के दशक में मेरे पिताजी के हाथों से एक आविष्कार ही कहूंगा मैं, क्योंकि जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया वो किसी किताब में नहीं लिखा था। स्वशिष्य मेधया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, आचार्यों और गुरुओं से बात सुन के उन्होंने जब इस प्रयास को बनाया, तो पारस में गंधक जराना लिखा है कि पारा चाहे अष्ट संस्कारी हो,
चाहे हिंगुल से निकाला हुआ, परंतु उसमें अगर गंधक जारा नहीं होगा तो रोगनाशक शक्ति नहीं होगी। ऐसा रस तरंगणीकार ने 12वें अध्याय में लिखा है। तो बेसिक क्या है कि पारद में गंधक जारणा, पारद शिव है, गंधक पार्वती है, और जब अग्नि पर ये दोनों का संयोग होता है तब ये विनाश, रोगों को विनाश करने में शामिल होता है। शायद इसी सूत्र को लेके मेरे पिताजी ने पारा, तांबा, गंधक लेके एक गंधक जारणा का प्रयोग शुरू किया, और ये जब दवा बनी तो इससे बाई चांस एक ऐसे मरीज का इलाज हुआ जो कि पेनक्रियास की बहुत ही गंभीर चीज से जूझ रहा था। तो हम आ गए अपनी अब स्लाइड पर कि कॉज एंड क्योर ऑफ पेनक्रेटाइटिस। इसका कोई निश्चित कॉज नहीं है, फिर भी विश्व ने टिगारो करके एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जिसमें टी फॉर टॉक्सिन्स, इडियोपैथिक, जेनेटिक, ऑटोइम्यून, रिकरेंट पेनक्रेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन, इसके बारे में है। और जिस तरह इसका कॉज नहीं पता है तो उसका क्योर भी नहीं मालूम है। और इसका जो इलाज है एलोपैथी में, मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, पेन किलर्स, एंजाइम्स एंड रेस्ट्रिक्टेड डाइट। आयुर्वेद के लोग बहुत बदनाम हैं कि हम बहुत परहेज कराते हैं, परंतु पेनक्रेटाइटिस के मरीज जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दूध बंद, पनीर बंद, अंडा बंद, मांस मच्छी बंद, चिकनाई बंद, तो उनकी लाइफ मिजरेबल होती है। कई मरीज हमारे पास आते हैं जो 4-4 साल से बेचारे केवल खिचड़ी खा रहे हैं, तो वो उनकी रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है। और इसके बावजूद इसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ी रहती है। और एक बीमारी जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में हुई है, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की हेल्थ एजेंसीज ने इसका कोई सर्वे नहीं किया है। तो जो लास्ट लाइन में हम इसकी डेथ रेट बता रहे हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में 55% लोग 20 साल ही जी पाते हैं। तो ये इसके बारे में एक चीज है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस सर। लिंक से शेयर कर। आप जरा अलर्ट मोड पे रहो भाई, नेक्स्ट बोलते ही आगे करो। So causes and cure पे आया स्लाइड। नेक्स्ट, मैं इधर से शेयर करूं अगर आपसे नहीं हो रहा है तो? नहीं, ज्यादा हो गया, एक एक करके करो, ज्यादा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, बस ये वाला। तो ये ऑटो पे मत डालो भाई, जब मैं नेक्स्ट बोलूं तक आगे करो, पीछे जाओ, बस यहां पर। इससे पहले क्या है? पीछे जाओ, पीछे, ये, हाँ। एक एक करके आप बिल्कुल अलर्ट पे रहिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट बोलता हूँ तो नेक्स्ट करो। मैंने बताया कि ये बीमारी का आयुर्वेद की किताबों में कोई उल्लेख नहीं है, और इसको हिप्पोक्रेट भी नहीं जानते थे। इसकी बीमारी के बारे में पहली बार एक ब्राजील के अंदर एक डच एनाटॉमिस्ट ने 1652 में इसको पाया, जो ऑटोप्सी के रिपोर्ट के बाद पता चला, पोस्टमार्टम के बाद, कि ऐसा पेनक्रेटाइटिस दिखाई दी। और हिंदुस्तान में 1937 में आया। और आज जो स्थिति है, करीब 28 लाख लोगों को दुनिया में बीमारी है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हिंदुस्तान का हो चुका है। नेक्स्ट, पेनक्रेटाइटिस को ब्रॉडली दो में बांटा गया है, एक्यूट एंड क्रॉनिक।
और ये एक बहुत ही ट्रिकी क्लासिफिकेशन है, जिसको कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एक्यूट का मतलब ये है, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं अभी हुआ है तो एक्यूट होगा, और पुराना हो गया तो क्रॉनिक हो गया। पेनक्रियाटाइटिस के मामले में ऐसा नहीं है। अगर किसी को आज अटैक हुआ है और उसके पेनक्रियाज में चेंजेस आ चुके हैं, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो कि इमेज से पता चलते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, तब वो क्रॉनिक शुरू से ही होगा। चेंजेस होने चाहिए विजिबल। और अगर उसमें चेंजेस नहीं है तो एक्यूट पेशेंट 10 साल के बाद भी एक्यूट रह सकता है, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं है। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक। परंतु इसमें सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो एक्यूट में भी होती हैं, और क्रॉनिक स्टेज में भी धीरे धीरे करके होती है। तो ये और सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज वो एक्यूट में है, और क्रॉनिक में है। इस बीमारी में सबसे बड़ा जो पॉइंट है, कुछ लोगों में तो पेन होता है, पर कुछ लोगों में, ज्यादातर लोगों में पेन होता है, और कुछ लोगों में पेन नहीं होता, पर अचानक वजन का कम होना किसी बगैर किसी रीजन के, और या शुगर अनकंट्रोल लेना, स्टूल में फैट आना, और अनकंट्रोल ब्लड शुगर, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट। इस बीमारी के बारे में कोई कारण नहीं है, और मैं इसको दिखा चुका हूं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मेरे पिताजी वैद्य चंद्र प्रकाश जी एक रस वैद्य थे, और बैक बैक सर बैक सर यही है लास्ट वाला। नहीं नहीं, इससे पीछे बैकड्रॉप है। अच्छा, बैकड्रॉप में जाओ, बैकड्रॉप में। आप एक एक Backdrop करके कर करो ना, बैकड्रॉप में आओ। है विजिबल तो सर। इस दवा का जो है, मेरे पिताजी जिनकी मैंने भी फोटो दिखाई, उन्होंने 70 के दशक में एक दवा बनानी शुरू की, पारद में गंधक जालना की। और इस दवा ने एक एडवांस पेंटेटिक केस को ठीक किया, जिसको अमेरिका के एनआईएच से प्रकाशित होने वाले ओसीसीएम के न्यूज़ लेटर ने 2010 में प्रमुखता से छापा था। और 1972 के बाद 1997 तक हमारे पास एंसीडोटल केसेस आए, जिसमें 84 तक मेरे पिताजी के केस थे, और 84 में उनकी डेथ के बाद उनकी प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू करता रहा 97। और नेक्स्ट। और 97 जनवरी से, नेक्स्ट, नेक्स्ट, 97 जनवरी से हमने, अरे भाई ऐसे नहीं करो, सर आप यही एक है एक करके नेक्स्ट। चलाओ ना इसको। 97 से हमने अपने मरीजों के आंकड़े रखने शुरू किए। एक रखे शुरू में, एक आ रहा है, 2 मरीज आ रहे। 99 और 2000 में हमारे पास मरीजों की संख्या 4 और 6 हुई। पर इस समय में केरल गवर्नमेंट ने हमको त्रिवेंद्रम में रीजनल कैंसर सेंटर में एक 5 बेड की क्लिनिकल रिसर्च यूनिट दी थी, जिसमें हम पेनक्रियाटाइटिस का इलाज भी करते थे। और हमारा मोडस ऑपरेंडी है मॉडर्न डायग्नोस्टिक, क्योंकि जब इसका कारण ही नहीं पता है, तो हमने इसमें डायग्नोस के लिए केवल मॉडर्न मेडिसिन के लेड जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उन पर आधारित मरीजों को लिया, और दवा आयुर्वेद की थी। तो एक मॉडल है इंटीग्रेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिन and treatment by Ayurvedic medicine, and then follow up again by modern principle. तो 1999 में, 1999 में, 2000 में भी है 4 और 6 केसेस, और 2001 में। उसके बाद फिर मरीज कम ज्यादा होते रहे, और 2014 आते आते हमारे पास मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि हमने अपने 50
में और उसमें लगातार 250-300 चले रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने करीब 2270 पेशेंट्स का रख रहा हूँ, जो कि जनवरी 1997 से जून 2025 तक के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, अभी हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक पेनक्रिटाइटिस बोले थे, पर मॉडर्न मेडिसिन ने डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन, जीनेटिक म्यूटेशन, कभी हेरिडिटरी, कभी रिकरिंग एक्यूट और नेक्रोटाइजिंग, इन सब के हिसाब से ये सब क्लासिफिकेशन की हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो मैं आंकड़े दिखा रहा हूँ, ये सब पेशेंट्स देश के बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल में डायग्नोज हुए थे, और डायग्नोज के जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे उसके हिसाब से डेटा तैयार हुआ है। तो इतने तरीके के मरीज के 17 तरीके की टाइप आई पेनक्रिटाइटिस अभी तक हमारे पास आ चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा आने वाले हैं क्रॉनिक कैल्सिफिकेशन पेनक्रिटाइटिस, और एक और है जेनेटिक हेरिडिटरी पेनक्रिटाइटिस, जो कि सबसे खराब होता है। तो 183 केस उसके भी हैं, और हम इसका एक पेपर भी छाप चुके हैं। नेक्स्ट। मॉडर्न मेडिसिन ने इस बीमारी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, परंतु हमारे जो आंकड़े हैं उसमें लिखा है कि अगर आप पेनक्रिटाइटिस का प्रिवेलेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो पेपर पब्लिश है वो कहता है साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में बीमारी सबसे ज्यादा है। परंतु हमने जब अपना आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू किया 97 से लेके आज तक, और जब जब हमने इसको एनालाइज किया, तब देखा कि यूपी नंबर 1 है। तो लोगों ने बोला आप यूपी में कहीं रहने वाले हो, तो इसलिए यूपी के मरीज आपके पास आ जाते हैं। मैंने कहा पर भाई मेरे इसमें लिस्ट में तो महाराष्ट्र का दूसरा नंबर है। ये महाराष्ट्र तो अपने गांव से बहुत दूर गांव है, बाजू में नहीं है, पर वहां से भी आने वाले हमारे मरीजों की संख्या ज्यादा है। और तीसरा नंबर गुजरात का है, चौथा दिल्ली का है, पांचवा कर्नाटका का है, फिर हरियाणा का है। तो अगर हम गूगल मैप को देखें तो ये बीमारी नॉर्थ इंडिया में साउदर्न स्टेट से ज्यादा है। और शायद कारण यह है कि हमारी हेल्थ एजेंसीज ने कभी भी इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया, और लोग मरते रहे, और मरने के बाद ऑटोप्सी वगैरह जरा कम होती है तो नहीं हुआ। परंतु हमारे आंकड़े बार बार बोल रहे हैं कि इस बीमारी के होने के कारण को हमें जानना पड़ेगा, और इसके प्रेवलेंस को देखने के लिए हमें एक बड़ा सुघड़ जो है सर्वे बनाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर ये बीमारी है। नेक्स्ट। एक चीज और पेनक्रिटाइटिस के साथ है, वो है अल्कोहल, कि इसमें शराब पीने वालों को बीमारी होती है। अगर कोई 8 साल का बच्चा भी किसी डॉक्टर के पास जाता है कि साहब मुझे पेनक्रिटाइटिस हो गई है, तो डॉक्टर जानता है कि इसने शराब नहीं पी होगी, फिर भी उसके मुंह से अल्कोहल निकल आता है, क्योंकि ये शराब बहुत बदनाम है। परंतु यहां पर आप देख सकते हैं कि 66.4% वो लोग हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, बिल्कुल नहीं पी। और इसमें जो 33% लोग हैं, उसमें 20% लोग ऐसे हैं टोटल के जिन्होंने कभी कदार चखी थी, कभी कभार फ्री की, अपने आप खरीद के नहीं पी। तो है, शराब बुरी है, पर पेनक्रिटाइटिस होने की बात बुरी है। परंतु ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि शराब पीने से पेनक्रिटाइटिस होती है। जैसे तंबाकू नहीं खाने वाले और तंबाकू खाने वाले, तंबाकू खाने वालों में कम है, तंबाकू नहीं खाने वालों में ज्यादा है। स्मोकिंग में भी वही हाल है। नॉन वेज, वेज में थोड़ा नॉन वेज और वेज, इनमें अलग है केस। और फैमिली हिस्ट्री जो है उसमें कुल 8.8% है, जबकि कहते हैं जेनेटिक है। और गॉल स्टोन भी इसके बारे में कहा जाता है, पर कुल 5% लोगों में ही पाया गया है। तो ये सब जो जानकारी हमको डेमोग्राफी मिली, हमने इसको कंपाइल करके अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से जो पेपर पब्लिश होता है उसमें हमने इसको डाला है। और हम पूरी अथॉरिटी से कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें
समझी जा सकती है। नेक्स्ट। आयुर्वेदिक दवा का मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे बनती है। उसका नाम अमर दिया गया है। इसको 3 to 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइड टू 3 डोज में देते हैं। और इसके साथ एक दवा प्रैक 20 जो कि मॉडिफाइड पुनर्वा मंडूर है, हिमेटोप्रोटेक्टिव एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर, रसोनादिवटी इसके साथ दी जाती है। मरीज को आने के बाद उसके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पहले दिन से ही बंद कर दिए जाते हैं, जो कि डॉक्टर कहते हैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग खाने पड़ेंगे। और मरीज को खिलाया जाता है वो खाना जो उसका बरसों से बंद होता है, मलाई मक्खन तेल उसका शुरू हो जाता है। और एक हेल्दी ह्यूमन बींग को 1600 2200 कैलोरी रोज चाहिए, वो खाना हम देते हैं। इन मरीजों में जब एनालिसिस होती है तो पता चलता है B12 और D3 की कमी है, तो उनको या तो खुराक के द्वारा या मॉडर्न मेडिसिन के सप्लीमेंट के द्वारा दिया जाता है। और अगर उनको ब्लड शुगर है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए भी मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लिया जाता है। ब्लड प्रेशर में खासकर इंसुलिन ही इसमें दी जाती है। और अगर उनको इन्फेक्शन वगैरह है तो एक डॉक्टर की देखरेख में वो इलाज किया जाता है। और इनका समय समय पर चेकअप होता रहता है। नेक्स्ट। अब एक हमने बेसिक इम्पैक्ट इवोल्यूशन किया कि आयुर्वेदिक दवा देने का फायदा क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं 3259, ये नंबर क्या है? तो आयुर्वेदिक इलाज से पहले उन मरीजों की जब हिस्ट्री ली गई तो इतने मरीजों में कि जो 1116 मरीजों में जो डेटा आया है, तो उसमें पता चला है कि करीब 92% को तो करीब 3259 लोगों को साल में अटैक आए थे, इमरजेंसी अटैक इतने थे। और एक साल का जब इलाज पूरा हो गया तो उसमें 92.5 रिडक्शन हो गए, कुल 245 रह गए। हाईली सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इमरजेंसी अटैक। और जब इमरजेंसी अटैक कम हुए तो हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो गया। तो आप देख सकते 1 साल पहले आयुर्वेदिक इलाज से पहले इन मरीजों में 1818 का नंबर था और वो घट के 27 रह गया, 98.5%। ये जो आंकड़ा है ये दुनिया में अनोखा आंकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट एंड सस्टेनेबल रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स of pancreatitis and emergency attack are visible. So this is the first ever thing and which has been published in journal Pancreas. फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अमेरिका में कुछ साल पहले एक मीटिंग हुई थी अमेरिकन पेनक्रियाटिक एसोसिएशन और जापान पेनक्रियास सोसाइटी की। इसमें पूरी दुनिया के करीब 700 न्यूरोलॉजिस्ट जुड़े थे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आयुर्वेद से केवल हमको चुना गया था, जहाँ पर हमने अपना पोस्टर लगाया था। और इमरजेंसी अटैक और दिस इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के डेटा को देखकर सब लोग भौचक थे, क्योंकि नंबर इज क्वाइट गुड एंड द वेरिएशन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। So this is the core strength of Ayurvedic treatment कि Ayurveda brings significant reduction in emergency attack and less hospitalization. Next. इसी तरह इस बीमारी भी जो भी बीमारी होती है तो इसमें दो चीज होती हैं कि ये एमाइलेज लाइपेज को बढ़ा देती है और इमरजेंसी मेडिसिन। तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदा केवल क्रॉनिक फेज में ही काम करती है, एक्यूट में नहीं करती। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट एक्यूट में हो चाहे किसी में भी हो, उसको जब ये दवा दी जाती है तो उसको असर पहले दिन से ही होने लगता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक कंडीशन, amylase lipase lowering effect. Next. ये बीमारी आगे बढ़ती जाती है पेनक्रेटाइटिस से पेनक्रियाटिक कैंसर, और इसकी नॉर्मल वैल्यू 37 माइक्रोएम है। परंतु अगर ये 300 से ज्यादा हो जाए तो उसे पेनक्रियाटिक कैंसर बोला जाता है। हमने देखा कि जिन मरीजों के 500 600 800 भी हो गए हैं वो भी इसमें रिकरेंस हो जाते वापस हो जाते हैं। और इस स्लाइड में यही है, क्योंकि जब मरीज को पता चलता है उसका CA 19.9 300 से ज्यादा हो गया है तो वो एक तरह को अपने मौत के
दरवाजे पर देता है। पर खुशी है कि इसमें हम लोगों का जो थ्रेश वैल्यू है उसे कम करने में सक्षम हुए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि 800 से पहले वाले में 600 से 900 के बीच के लोग वापस नॉर्मल में आ गए हैं, और दूसरे में 300 से 600 वाले नीचे आ गए। नेक्स्ट, आयुर्वेद में जब औषधि की परिभाषा लिखी है तो उसमें गुणवत्ता लिखी है कि उस औषधि से खा के कोई दूसरा रोग पैदा ना हो, आराम से खाने लायक हो, आराम से स्वाद में हो और मरीज उसे खा पाए। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ऊधम सिंह नगर जो उत्तराखंड में एक जिले है, वहाँ के एक रूरल एरिया में पड़ाव स्पेशल डायबिटीज ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना की है, क्योंकि हमको जगह ज़्यादा चाहिए और जगह ज़्यादा लेने के लिए आजकल पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तो हम इसी तरह के साथ इसमें देखते हैं। और आयुर्वेद की जो परिभाषा है कि बीमारी ठीक होने के बाद बीमारी कब तक ठीक रहती है, सस्टेनेबल इफेक्ट, रोग का पुनर्भव तो नहीं हो रहा है। तो इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि आयुर्वेदिक दवा खाने के बाद लोगों में लंबे समय तक स्लाइड रहती है, रोग की पुनरावृत्ति आसानी से नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट। और यह है हमारा ओवरऑल रेस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि 92% लोग जो पड़ाव में आते हैं उसमें 10%, 92% लोग 10 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। हमारा डेथ रेट कुल 2% रह गया है, और कुछ लोग बीच में छोड़ के चले गए हैं। प्रोग्रेशन, एक मरीज, दो मरीज ने बोला था कि प्रोग्रेशन का, पर बाद में एक ने विड्रॉ किया क्योंकि उसने बोला कि साहब प्रोग्रेशन का कारण मैं ही हूँ। और इसके साथ हमने कंप्लीट रेमिशन, अगर आप देखेंगे कि 2270 में से 1188 लोग पूरी तरीके से इलाज कर चुके हैं, और 25% लोग अभी इलाज में हैं। तो जब इनका भी पूरा हो जाएगा तो ये आंकड़े आपके थोड़े और बढ़ जाएंगे। पर 50% ट्रीटमेंट बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन इज अगेन ए ब्रेक थ्रू। तो ये हमने कोशिश की है कि लॉस टू फॉलो अप, डेथ विद दैट, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सब स्लाइड में कम करी गई। नेक्स्ट, ये बीमारी प्रोग्रेशन है, आगे बढ़ती जाती है, उसका पता चलता है इसके एक्सरे से। तो इसमें टाइम टू टाइम हम इनका एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरसीपी कराते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जो भी मरीजों का इलाज पड़ाव में होता है उनमें स्टेबल डिजीज हो जाती है, प्रोग्रेशन नहीं होता है। हाँ, रिग्रेशन भी नहीं होता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी घर में बच्चे मर रहे हो, तो आप मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, परंतु आगे मरना बंद कर सकते हैं। तो वाट एवर इट इज, बट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, खाना पीना ठीक हो जाता है, दूध पनीर घी सब खाने लगते हैं। ये सब इस दवा के साथ हो जाता है। नेक्स्ट, एक ये केस हमारे पास है जिसका जेनेटिक म्यूटेशन हमें देखने को मिला है, क्योंकि जीन्स को इफेक्ट करके कैंसर की तरफ जाती है। क्योंकि अभी तक ये नंबर बहुत कम है, तो आई डोंट सिग्निफिकेंस गिव मच सिग्निफिकेंस, बट जहाँ एक है वहाँ अनेक भी हो सकते हैं। इसी को सोच के हमने अपने डाला हुआ है, और हम लगातार अपने मरीजों के साथ कर रहे हैं कि जो जो हेरिडिटरी हैं उनके बच्चों में भी इसको चेक कराया जाए। नेक्स्ट, अब पेनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आदमी की फिजिकल स्टेट पर, मेंटल स्टेट पर और पॉकेट पर और पूरी फैमिली के ऊपर काम करती है। तो फिजिकली वो वीक होता है, और पीरियडिकली उसे पेन होता है। पेन भी ऐसा होता है कि एक फौजी कहता है कि गोली लग जाए पेनक्रेटाइटिस ना हो, क्योंकि पेनक्रेटाइटिस का दर्द इतना खराब होता है। ये फिजिकल स्टेट है, डाइट वगैरह हो जाती है। और मेमोरियल में, मेंटल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो ये फियर ऑफ डिजीज पैदा करती है, आदमी डिप्रेशन में रहता है, और ये मेंटल लेवल पे काम करता है, और सब्सटेंशियल फाइनेंशियल बर्डन है इसका। और हमने जो आंकड़ा निकाला है उससे पता चलता है कि जो पेशेंट हमारे पास पड़ाव में आए हैं वो लगभग 5 लाख रुपया खर्च करके आते हैं। हम इसको फिजिकल, मेंटल एंड जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है
उसको कम करने में बहुत कामयाब हुए हैं। हमने देखा उनकी साइकिल बदल गई है, कुछ इसके पैरामीटर्स हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। तो साइकिलिस्ट के साथ बैठ के हमने वो प्रोटोकॉल लिए हैं और वो भी हमने देखा है कि चीजें काम करती है। नेक्स्ट, अमर काम करती है, अमर मरीजों को ठीक कर रही है, ये हम देख रहे हैं। परंतु इसके पीछे कोई विज्ञान तो होगा, ऐसे थोड़ी काम हो जाएगा। तो हमने लॉन्ग बैक 2014 में ही बेंगलोर का जो आईआईसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वहाँ के डिपार्टमेंट में ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर थे उनसे बात की। और इधर विप्रो जनबाइब साइंसेज, जो कि मैसूर बेस्ड, बेंगलोर बेस्ड एक, नहीं, मैसूर बेस्ड एक सीआरओ है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एफिलिएटेड, उनके साथ हमने अमर पे थोड़ा काम शुरू करना किया। तो ये हमारे कोलैबोरेटर है। नेक्स्ट, और ये है वो एनालिसिस जो आईआईसी के साथ हुई। आप जो पहला वाला लाल और नीला देख रहे हैं, ये अमर का पहली साइकिल के बाद है कि आपने पारा गंधक तांबा को उठा, फिर उसको फायर पे चढ़ाया, फिर निकला, फिर इसी प्रोसेस को दोबारा तिबारा चौबारा कई बार करा, फिर इस तरह का निकला, और इसे हम 32 फुट कहते हैं, और 64 फुट पे फिर निकला। तो इसमें कई सारे मिनरल्स बन गए हैं, कई सारी पीक बन गई हैं, और पहले दो खत्म हो गए हैं। और आखिर में जब हम जिस पहुंचे, इसमें जो पीक है वो आइडेंटिफाई हुई है, और XRD और XRF इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला, इट इज नॉट अननोन, इट इज ए नोन, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, that we have to highlight it more and more, and we have to bring this into your, sorry, तो ये जो क्या वो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये लाल और नीला रंग तांबा और पारा है। इसके बाद जब इसकी साइकिल हुई, घुटाई और फुगाई हुई, तो इसके अंदर पारा और गंधक गायब होता चला गया, और इसकी अलग पीक बन गई। फिर ये आफ्टर 64 फुट के बाद इसमें और पीक बन गई है, और 100 फुट के बाद बन गई है। इस स्लाइड से पता चलता है कि हमारा जो XRD और XRF हुआ, इसमें फिनिश स्टेज में कोई भी मरकरी नहीं है, कोई भी कॉपर नहीं है, तो कोई भी फ्री मेटल इसमें नहीं है। तो जो सबसे बड़ा चार्ज रसशास्त्र में है कि हम हैवी मेटल लाते हैं, हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने दवा बनाई है, उसे बनाने के बाद मेटल्स अपना रूप होकर मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ये है वो फार्मूला जिसमें पीक बनी। ये क्वांटिटेटिव और क्वांटिटी एनालिसिस है। तो ये अमर का एक साइंटिफिक फार्मूला बन गया है, और इसको हमने अप्लाई किया था 2014 में, और लास्ट ईयर हमको इसका पेटेंट मिला। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि पेटेंट पेनकिटाइटिस के क्षेत्र में ये भारत का पहला पेटेंट है। एलोपैथी का कोई पेटेंट नहीं है, आयुर्वेद के द्वारा ही पहला पेटेंट पेनकिटाइटिस के लिए दिया गया है, और दुनिया का ये दूसरा पेटेंट है। तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज हम एक ऐसे फार्मूले को रसशास्त्र से निकाल के बैठे हैं जो लगातार पेनक्रियाटाइटिस के मरीजों में फायदा कर रहा है। नेक्स्ट, रसशास्त्र, पारा, तांबा, गंधक, हर कोई बोलता है तो टॉक्सिक है। यस, टॉक्सिक है, पर मैं बोलता हूं नहीं, ये टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया है। तो ये एक विवाद का विषय हो सकता है। तो उस विवाद को कैसे अंत करें, उसके लिए आजकल OECD गाइडलाइंस पर सेफ्टी स्टडीज होती हैं, और ये एक्यूट स्टडी, सब एक्यूट स्टडी एंड क्रॉनिक स्टडीज की गई इसमें 180 दिन तक की, और 30 दिन फिर उनका इलाज बंद किया। और इन्हें करने के बाद पता चला कि जो ये अमर दी जाती है, नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल वाज सीन इन एनी ऑफ द ग्रुप, चाहे एक्यूट था चाहे सब एक्यूट था, क्रॉनिक। सो दिस मेडिसिन इज एब्सोल्युटली सेफ। तो हमने क्या किया, आईसी में हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया, और विप्राजिन के साथ हमने इसकी टॉक्सिसिटी का डेटा तैयार किया और जिसको पब्लिश किया। नेक्स्ट, अब एक सवाल और आता है कि पेनक्रियाटाइटिस के मरीजों में दर्द होता है, और अमर खा के दर्द बंद हो जाता है। तो कुछ लोग बोले कि साहब आपकी दवा से शायद ब्रेन में पैरालाइज हो गया है, अब वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। तो क्रिटिक ही तो अच्छी बातें करते हैं, समबडी शुड बी क्रिटिक।
तो उन्होंने ऐसा बोला, तो मैंने कहा चलो क्या हम चूहों में पैंक्रेटाइटिस पैदा कर सकते हैं? बोले हाँ जी। तो चूहों में पैंक्रेटाइटिस को पैदा करके फिर अमर दी गई। और नेक्स्ट, नेक्स्ट ये 2 बार स्टडी की गई डिफरेंट डिफरेंट डोजेस में, जो इसमें उल्लेख है। और इसके बाद नेक्स्ट, और इसमें आप देख सकते हैं कि ओ ग्रुप को एलार्जिन, एलार्जिन एक कंपाउंड है, केमिकल, जो जिम जाते हैं वो लोग खाते हैं इसको। और एलार्जिन के साथ मिथाइल प्रोडेनिसोलोन भी एक ग्रुप को दिया गया। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि जो ग्रुप 6 है वो एलार्जिन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन का है, स्टेरॉइड का। और ये सारे चूहे मर गए इसमें। और ग्रेड जो 3, ग्रुप 3 जो है, ये अमर है। और पर अमर क्या है कि NAD4 3 mg/kg बॉडी वेट पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया गया। 3 mg/kg बॉडी वेट पे इसका असर नहीं था। और जैसे इसका वो डोज बढ़ाई गई तो भी असर खत्म हुआ। तो साइंस का क्या फायदा हुआ कि हम आंख मीच के दवा दे रहे थे, हमको पता ही नहीं था कि डोज क्या है। पर इससे हमें स्टडी से पता चला क्या चीज किस डोज पे काम करती है ज्यादा। और इसके अंदर प्रूवन पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। और आज हमारी दुनिया में इकलौता कंपाउंड है जो कि रसशास्त्र से निकला है, जो कि पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है। एलोपैथी में या किसी और के पास ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसने अभी तक पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाई। नेक्स्ट, पहले रिजल्ट के बाद वी वर एक्साइटेड बट वी वर सस्पिशियस। और हमने इस स्टडी को दोबारा रिपीट कराया। और फिर हमने देखा कि ये अमर जो काम करती है 3 mg और 4 mg की डोज पर इक्वल काम करती है। पर जब 4 mg से ज्यादा डोज हो जाती है या 3 mg से कम ज्यादा डोज आ जाती है, तब ये उस तरह का प्रभाव नहीं रखती है। तो इस साइंटिफिक स्टडी से हमें क्या पता चला कि हम जो दवा बना रहे हैं इसके अंदर प्रूवन पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। और किस डोज पे काम करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दवा कैसे बनती है। नेक्स्ट, तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड है। इसमें आपको एक घड़ा दिख रहा है और एक वो दिख रहा है। तो ये हमने ऊर्ध्वपातन यंत्र शिवलिंग से प्रेरित होकर हमने शिवलिंग शेप ऊर्ध्वपातन यंत्र बनाया है। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम 500 ग्राम पारा लेके चलते हैं तो हम करीब 7 बार तांबे के साथ इसको उड़ाते हैं। और फिर आखे के दूध में उड़ते हैं, फिर कलिहारी में, फिर ये जब शिव जी को जो पसंद है, सफेद कनेर की जड़ की छाल है, गुमचू है, धतूरा है, अफीम है, इन सब में घोट घोट के जब उड़ाते हैं तो करीब 14 बार उड़ाने के बाद भी पारा इसमें खींचता नहीं है। क्योंकि हमने एक हंडिया लगाई है, हंडिया को ढका है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो पानी जो है इसके वेपर्स को बाहर नहीं जाने देता है। तो ये एक पहला प्रोसेस है कि हम हिंगलोत्पादक से ताम्रोत्पादक और ताम्रोत्पादक से विश्वोत्पादक बना लेते हैं। नेक्स्ट, ये दूसरा है तेलम तकरे गवा मुतरे अमल के चकुलत के। यहाँ पर तांबे का शोधन किया गया है। आप देख सकते हैं कि तांबे के ये तार हैं। और ये तांबे के तार क्या हैं कि जो बिजली के छोटे पंखे होते हैं उसकी जो कॉइल फूक जाती है उसकी कॉपर बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। इनको लेके हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ये गंधक है जहाँ पर गंधक को पिघलाकर घी के साथ त्रिफले में बुझाया जाता है। और ये गंधक का शोधन यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट, उसके बाद पारा और गंधक की कजरी बनाई जाती है। पारा देखने में पारा जैसे लगता है। पारा गंधक की कजरी बनाई जाती है। और इस कजरी में फिर तांबा मिला के जो शुद्ध तांबा इसको मिला लेते हैं। और फिर इसमें 2 जड़ी बूटियां देवदाली और अपराजिता का रस नींबू में मिलाकर इसको मर्दन किया जाता है। तो भावना द्रव्य डाला, देवदाली और अपराजिता, देवदाली अपराजिता का रस और नींबू का रस का कॉम्बिनेशन। और इसका जब अवलोकन किया हमने कि इसका मर्दन कितना किया जाए,
तो एक समय था जब दवा मेरे पिताजी बनाते थे, काम करती थी, मैं बनाता था, काम करती थी। पर जब मेरे वर्करों ने बनाना शुरू किया तो दवा ने काम नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो ये हाथ का फर्क नहीं था, इसके अंदर फिजिक्स थी। तो आप ये इंस्ट्रूमेंट जो देख रहे हैं, आज जो मर्दन संस्कार हो रहा है, भावना में दवा डाल के, लिक्विड डाल के सुखाना भावना नहीं है, उसे मर्दन भी थोड़ा करना होता है। तो हमने जब मर्दन किया तब इसकी जो वेरिएशन थी 0.2 से 11,000 माइक्रोन तक की थी। पर आज की तारीख में हमने इसको 0.2 से 0.18 कर लिया है, 0.2 एम कर लिया है। इसे बिग सिग्निफिकेंस, कहाँ 11,000 माइक्रो और कहाँ 0.2 माइक्रोन। तो इस तरह से हमने इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया और इससे हमारा जॉब यह है कि कैसे हम दवा को दोबारा वही बार बना सके, दोबारा बना सके। नेक्स्ट। वैद जी, थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, ताकि लोगों के में जो मन में सवाल है वो भी ये आ जाए। तो पारा गंधक की जो कज्जली है, क्या वो समभाग से बनाई जाती है हाँ जी, या? पारे में अगर एक भाग पारा है तो 3 गुना तांबा लेते हैं, हम्म। और गंधक बराबर ही लेते हैं पारे के। ओके। और वैद जी, दूसरा एक सवाल ये था कि अभी आपने जो 1.8 और 11,000 माइक्रोन्स का जो बात किया था, हाँ, उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे तो कुछ नए वापिस जाओ, विद्यार्थी वापिस जाओ। 0.2 से लेकर 0.18 तक आपने वो माइक्रोन नहीं का नहीं, मैं बात किया बताता था। हूँ। ये जो हमने किया कि मैंने देखा कि जो दवाई, हमने पारे में तांबे को घोटा, फिर गंधक डाल के कजली बना ली, और कजली हम्म। बनाने के बाद इसमें हमने देवदाली अपराजिता का रस लिया, जिसको अगर हमने 250 ग्राम अपराजिता ली है, 250 ग्राम देवदाली ली है, 3 लीटर नींबू का रस लिया है, इसको 24 घंटे भिगोया है। भिगोने के ओके। बाद अगले दिन इसको निचोड़ के रस को घोटना शुरू किया। तब हमने ओके। देखा कि जो दवा मेरे पिताजी बनाते थे और मैं बनाता वो काम करती थी, पर बाद में वर्कर से नहीं बनती थी। तब ऐसे में सवाल आया कि दवा बनेगी कैसे, वर्कर काम नहीं करते हैं। तब हमने पार्टिकल साइंस लगाया, जो कि कंप्यूटर कंट्रोल है। इसमें एक माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगी हुई है, उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो ये कैप्चर कर लेता है इमेज को। अब हमने ओके। देखा कि इसका जो सबसे छोटा आता है 0.18 माइक्रोन आता है 40x पे। तो ओके। 0.18 माइक्रोन जो है, हमने कोई बनाया नहीं था, ये ऐसा बन जाता है। तब हमने ओके। इसका बेस बना लिया। और हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी सेल है प्लेटलेट, उसका साइज 0.18 से 2 माइक्रोन है। तो हम क्या करते हैं कि दवा को घोटते हैं, तो 0.18 से कम ये नहीं जाती है, पर 2 माइक्रोन से नीचे रहती है। तो जब ये दो ओके। माइक्रोन से नीचे रह जाती है मर्दन होते होते, वो 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। उस समय हम इसको बाहर निकालते हैं, चक्रिका बनाने से पहले, या ओके। इसको टुकड़ा करने से पहले। तो ये पार्टिकल साइज क्या किस लिए है, मर्दन जो क्रिया है उसके लिए हमने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इसको रखा है। क्योंकि कोई वेरी गुड। बोलता है 8 घंटे घोटना है, कोई कहता है 6 घंटे घोटना है, पर कितनी दृढ़ता से घोटना है, हमारा मर्दन नहीं हो पाता था। और अगर अच्छा मर्दन नहीं होगा तो कजली से काम नहीं चलेगा, भावना द्रव्य बराबर। से काम नहीं चलेगा, हमको मर्दन भी अच्छा ही करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब वैद जी, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मर्दन संस्कार हमने कर राइट, दिया। बिल्कुल, आपने पहली बार बात को पकड़ा है। हमने धन्यवाद। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्राइंडिंग यहाँ पर किया है। और ये इक्विपमेंट आज मेरे पास है। और जब से ये, उस समय 16 लाख का मेरे पास आया था 1990 में, और आज जो भी भस्म मेरे यहाँ बनती है, हर भस्म का मर्दन करने के बाद ये देखा जाता है, फिर चक्रिका बनती है, फिर उसकी फुकाई होती है। तो वी आर द ओनली वन इन द कंट्री हु आर यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मर्दन संस्कार। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। ये आपका सवाल बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। अब जब ये बन जाती है, तब हम इसको क्या करते हैं कि ये वाली स्लाइड से ऊपर की, इससे पहले की स्लाइड चाहिए। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि पारा तो शिव है और गंधक पार्वती है। तो रस रत्न समुच्चय सार कहता है कि हिमालय की कंदराओं में शिव और पार्वती एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हो गए, और अग्नि देवता आके बैठ गए। तो देखिए यहाँ पर डमरू है, इस डमरू, शिव जी है तो डमरू है, डमरू के अंदर शिव और पार्वती, वो तांबा पारा गंधक अंदर है, और नीचे अग्नि का संस्कार चल रहा है।
इसको बोलते हैं नलिका डमरू यंत्र गंधक जारणा। और इधर हमने लगाई पुराने समय में अमरूद की लकड़ी, कीकर की लकड़ी। क्यों लगाई? क्योंकि उनका टेम्परेचर हमने देखा कि वो 360 से 420 डिग्री तक ही रहता है, 400 के आसपास रहता है। हमने उसमें हीट सेंसर्स लगाए और हीट सेंसर्स लगा के डेटा बनाया और दोनों को साथ साथ चलाया। तब हमने देखा कि जो कंप्यूटर कंट्रोल फर्नेसेस हैं और जो ट्रेडिशनल फर्नेसेस हैं, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा किया। इससे हमने क्या किया? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हीटिंग प्रोसेस, क्योंकि आदमी कभी आग लगाता है, कभी नहीं लगाता है। और लकड़ी पर पुराने समय में उन्होंने लकड़ी को ढूंढकर कि अमरूद की लकड़ी लगानी है, कीकर की लकड़ी लगानी है, आड़ू की लकड़ी लगानी है, दैट वाज देयर स्टैंडर्डाइजेशन की चूल्हे का साइज जितना होगा। तो हमने इस प्रोसेस को भी किया। तो प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन वाज डन यूजिंग प्रोग्राम मफल फर्नेसेस। नेक्स्ट, अब ये आग लगती है 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 120 घंटे आग लगती है। तो शुरू में गंधक उड़ जाती है 12 घंटे में, फिर जब हम घोट के दोबारा करते हैं तो 15 घंटे में, फिर 24 घंटे में, फिर 60 घंटे में, और होते होते 120 घंटे में भी गंधक पारे को छोड़ के नहीं जाती है, क्योंकि पारा और गंधक दोनों अग्नि पर वोलेटाइल हैं। पर इस प्रोसेस में जो कि 2-3 साल लगते हैं, बार बार मारक गण की दवाइयों से आप उसको भावना दे रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं, और ये पारा और गंधक आपस में मिलने लगते हैं, इसका वजन बढ़ने लगता है। तो जो पारा 250 ग्राम था, इस 250 ग्राम में 500 ग्राम गंधक का वजन आ जाता है। कब करते हैं? जब हम 100 गुनी गंधक जराना करते हैं। तो इसके ऊपर एक श्लोक है, समय तो गंधके जीर्णे सामान्य गदनाशना द्विगुणे तो विशेषण है महारोग विधूर्णा। कि पारद में जब दुगनी गंधक जीर्ण हो जाती है, तब वो महारोगों को दूर कर देता है। और पैनकेटाइटिस एक महारोग है जिसको ये पारा तांबा गंधक का समास दूर करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने तांबा पैनकेटाइटिस के मरीज को दे दिया, ताम्र भस्म दे दी बगैर इस तरह करे हुए, तो मरीज की मृत्यु जरा जल्दी हो सकती है। तो एडवेंचर मत करिएगा। ये दवा मिल सकती है, अभी हमको इसका लाइसेंस भी मिल गया है, पर इसको बनाने में 3 साल लगते हैं। ये सामान्य तांबा नहीं है, ये तांबा पारद की पिष्टी को 100 बार गंधक जलाना 100 बार में किया गया है, जिसमें हमें करने में करीब 3 साल लगते हैं। नेक्स्ट, कोई सवाल? नो सर, कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट। अब ये है, ये तो हम कर ही रहे हैं अपना काम। हमने एक इसके साथ रिसर्च शुरू की है। देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है, UPES इज ए प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी, और इसके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड साइंस के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। हमारा एक MOU भी साइन हुआ है इनके साथ। और इस साइंस में हम क्या कर रहे हैं कि इन विट्रो की ये रिलीज कहाँ होती है, एब्जॉर्ब कहाँ होती है। नेक्स्ट, तो इसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ इन विट्रो आयन रिलीज। तो इससे पता चला है कि जब ये दी गई तो ये स्टमक की जो 7 लेयर्स हैं, बड़ी तेजी के साथ ये स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। इससे पहले मैं नहीं बता सकता था कि बॉडी में कहाँ जाती है। आई थिंक कि आयुर्वेदा की जो हमारी साइंस है वो एक ब्लैक मैजिक की तरह है। हम रिजल्ट तो देख रहे हैं, पर हमको पता नहीं हो क्या रहा है। तो ये इनके साथ हमने काम शुरू किया है, और इन्होंने जो मुझे बताया है, दे आर वेरी एक्साइटेड। और नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सेफ्टी प्रोफाइल है कुछ इसकी, कि ये किस तरह से करती हैं। तो मैं क्योंकि एक वैद्य हूँ और साइंस इतनी आ जाएगी, साइंस की स्पेलिंग बोल लेता हूँ ठीक से। पर इनके साथ ये जो पूरी टीम है, फार्माकोलॉजिस्ट की, टॉक्सिकोलॉजिस्ट की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, तो ये सब मिलके काम कर रहे हैं। और हमारा फ्यूचर जो एक साइंस के साथ जोड़ने का है, वो काम चल रहा है। नेक्स्ट, ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का ही कुछ काम चल रहा है, पेनक्रेटाइटिस मॉडल। इन्होंने जेब्रा फिश के ऊपर भी पेनक्रेटाइटिस का मॉडल तैयार किया है, और इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। और अभी एनिमल का, रेड का भी मॉडल तैयार किया है। और जो अलग अलग बैच बनेंगे उनको भी देखेंगे, अलग अलग डोज में भी देखेंगे। तो इसको जब बार बार करेंगे तो वी विल कम टू ए यूनिफॉर्मिटी, कि इधर हम दवा बनाने की रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिर दवा की डोज की बात कर रहे हैं, फिर ये दवा एक्शन कैसे बात करती है। हमारा प्रयास यह है कि हम एक न्यू केमिकल एंटिटी आयुर्वेद से दुनिया को दे सके। नेक्स्ट,
ये है पेनकिटाइटिस मॉडल डेवलपमेंट इन जेब्राफिश। नेक्स्ट, ये जीन एक्सप्रेशन की बात हो रही है। एल अर्जिन सप्लीमेंट देके कि चूहों में देके कह रहे हैं क्योंकि जीन पे कितना इफेक्ट करता है। तो ये सब साइंटिस्ट लोग इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ये भी कोई साइंटिफिक मॉडल है। नेक्स्ट, और ये हमारे पास 4 टूल हैं जो हमने अपने यहाँ लगा रखे हैं। सबसे बड़ी बात है पीएच मीटर। तो आज मैं बता सकता हूँ कि देवदाली हम जो लेते हैं, अपराजिता जो लेते हैं, नींबू का रस लेते हैं, उसकी पीएच क्या है। मैंने कल फेसबुक पे डाला भी है कि हम बार बार इनको लेके उनका कि ये सब एसिडिक हैं बाय नेचर। ये पार्टिकल साइज एनालाइजर है, कंप्यूटर कंट्रोल। इसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं है, जो आप डालोगे वही निकलेगा। फिर आप पीछे पीछे, फिर नीचे आपको ये वेट ग्राइंडर दिख रहा है। ये डोसा पीसने की मशीन थी जिसको हमने मॉडिफाइड करके एसएस से बनाया है। तो इसमें इसका मर्दन होता है। और सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। ये एक हाई जनरेशन हाई रेजोल्यूशन एक्सआरडी है जिसकी करंट कीमत करीब 1.25 करोड़ है। और आपकी बम्बई की इप्का लेबोरेटरीज जो एक एलोपैथी कंपनी है, उन्होंने सीएसआर स्कीम के तहत उसके जो सीएमडी है मिस्टर प्रेमचंद गोदा जी, उन्होंने मेडिकल रिसर्च में हमारे रुझान को देखते हुए हमको मदद दी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलोपैथी कंपनियां आयुर्वेद को रोकती हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक मिसाल आपके सामने है कि 1.25 करोड़ की मशीन एक अदने से वैद्य को, और आज हम देश के पहले आदमी हो गए हैं। जिस तरह हम दवा बनने से पहले पार्टिकल साइज देखते हैं, आज हर पुट के बाद हम एक्सआरडी कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि मैंने अलग अलग कंपनियों की भस्मों की एक्सआरडी करी है। जमीन आसमान का फर्क है। मैंने देखा कि कुछ कंपनियों की 100 पुटी अबरक भस्म मेरे यहाँ की 1 पुटी अबरक भस्म के बराबर है। ठीक है, बस कोई पैरामीटर, ये बड़े नामी हैं। हम ये सब डेटा बना रहे हैं। हमारा नाम किसी को बदनाम करना नहीं है, पर हमारा काम यह है कि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। हम आंख मीच के किसी की दवा इसलिए नहीं ले सकते कि तुम 200 साल पुराने हो या तुम 50 साल पुराने हो, तुम इतने बड़े हो। हमारे पास कोई ना कोई पैरामीटर जरूर होने चाहिए। तो एक्सआरडी एक वंडरफुल टूल है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है। इसमें आप केवल एक स्लाइड, खांचे में पाउडर रखते हैं और वो स्क्रीन पर ईसीजी की तरह इसकी रिपोर्ट आती है। तो इससे हमें अपनी दवाई को बनाने में बहुत आसानी मिल रही है। नेक्स्ट, और ये हमारा है इनोवेशन ऑफ ए नोवल थेरेपी बाय कंबाइनिंग ट्रेडिशन विद टेक्नोलॉजी। और ये हमारे देश के साइंटिस्टों को और सबको मोटिवेट करने में मदद करेगी। और हमारी जो क्वेस्ट है, इंडियन क्वेस्ट फॉर नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया, उसकी तरफ हमारे बढ़ते कदम है। और जो आयुर्वेद एक चमत्कार के रूप में है, एक बाबाओं का आयुर्वेद है, उसे मैं वैज्ञानिक आयुर्वेद के रूप में बदलने लगा हुआ हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी वैज्ञानिकों की टीम दिन रात हमारे साथ इसमें काम कर रही है। नेक्स्ट, जो मैं बता चुका हूँ, ये पेनकिटाइटिस पेटेंट है। और इसमें आप लिखेंगे कि सीधे लिखा है ये नहीं कि आपको अमर का मिला है, प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड फॉर डिजीज। तो हम डके की चोट पे कह सकते हैं कि साहब ये पेनकिटाइटिस के लिए हमको पेटेंट मिला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हम अपनी चीजों को, हमारा अंदाज निराला है। जब हमारे 58 मरीज हुए, हमने एक बुकलेट छापी, बैक 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 बैक। हमने बुकलेट छापी नंबर 1, जब हमारे 58 मरीज हुए, और इसको हमने रिलीज कराया तो नाउ इट इज इन पब्लिक डोमेन। दूसरे नंबर पे जब 100 मरीज हो गए, तब हमने इनके एक एनुअल रिपोर्ट छापी कि मरीज कहाँ से आए थे, कब से बीमारी थी। फिर 250 मरीजों पर, फिर 555 मरीजों पर, फिर 1111 पर, और ये थी करीब 1600 कुछ पर। तो जो 1111 मरीज की बात हुई, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा हुई। तो ये बड़े बड़े डिग्निटरीज देश के आते रहे हैं। तो हमने जो भी किया ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है। इसमें हर मरीज ने अपने टेस्टिमोनियल दिए हैं, उनका डायग्नोज कौन से हॉस्पिटल में हुआ, उनको दवा क्या दी गई, ये सारी चीजें हैं। और इन्हीं के आधार पर नेक्स्ट हमने अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट,
अभी हमने जो ग्रंथि की गुत्थी एक किताब मैंने लिखी है, इसकी प्रस्तावना लिखने वाले हमारे सचिव सचिव राजेश कुमार जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी। और आईसीएमआर के भूतपूर्व डीजी डॉक्टर वीएम कटोच जी ने इसको फॉरवर्ड लिखा। तो इस ग्रंथि की गुत्थी, ग्रंथि माने छोटी सी गांठ है, ग्रंथि है, उसकी गुत्थी बहुत बड़ी है, दुनिया को पजल करती है, दुनिया को दुखी करती है। उसको मैंने अवेलेबल जानकारी और अपने अनुभवों को मिला के किताब लिखी है। तो आईसीएमआर के डीजी और श्री राजेश कोटेचा जी के प्रस्तावना से इस किताब का वजन बहुत बढ़ गया है। ये रिसर्चर्स के लिए, रेफरेंस के लिए, चीजों के लिए और समाज के लिए, सभी के लिए एक अच्छी पुस्तिका है। नेक्स्ट। वैजित, एक बीच में ही थोड़ा और इंटरप्ट करना चाहता हूँ। ग्रंथि की गुत्थी, ये नाम भी बहुत अच्छा है। और आप ये इस गुत्थी को सुलझा रहे, लेकिन बहुत सारे वैद्यों में ये प्रॉब्लम आती है कि जब पेंक्रेटाइटिस होता है, हालांकि इसके बारे में आपने पहले बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा और विस्तार से बाकी वैद्यों के लिए पूछ रहा हूँ कि पेंक्रेटाइटिस में पेन जो रहता है बहुत सीवियर रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अमर कितने दिनों में काम करता है और 15 मिनट पेन में, रिलीफ? 15 मिनट में। क्या बात है! क्या बात है, आशुकारी है। ओके। हम पहली दवा मलाई में खिलाते हैं यहाँ पर, ओके। और मरीज आता है 10,000 एमाइलेज, 4,000 एमाइलेज। मुझे बड़ा मजा आता है जब पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आते हैं, ओके। जब उनको पाइप लगा हुआ है, पानी भी नहीं जा रहा है मुंह से, 4-4 महीने से पाइप लगा हुआ है, उनको अमर ठीक करती है। ओके। गुड गुड गुड। सर कंटिन्यू प्लीज। अब ये ग्रंथि की गुत्थी बन गई है, और ये है एक पॉलिटिकल एंडोर्समेंट, क्योंकि आपको वैज्ञानिक भी चाहिए, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो इसमें देखिए, मेरे साथ खड़े हैं पहले अजय भट्ट जी, जैकेट में, काली जैकेट में। ये बीजेपी के एमपी हैं और फॉर्मर यूनियन स्टेट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। ये ग्रंथि की गुत्थी स्वीकार कर रहे हैं। मेरे साथ ये सफेद कुर्ते में जो ऊपर खड़े हैं, ये श्री एम ए बेबी हैं, 2 बार राज्यसभा में, 1 बार लोकसभा में, केरला के एजुकेशन मिनिस्टर, और अभी वर्तमान में सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये केरल में रहते हैं, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, पर ये काम को सलाम है। मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, पर उधर बीजेपी है और इधर कम्युनिस्ट पार्टी है, दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, पर दोनों एक साथ खड़े हैं, ग्रंथि की गुत्थी लेके खड़े हैं। नीचे सलीम शेरवानी साहब खड़े हैं, जो कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये कई बार के एमपी रह चुके हैं। इनके घर में मैं 2 कैंसर पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। ये हमारी संस्था के पैटर्न भी हैं 1987 से। ये कभी, आजकल शायद ये समाजवादी पार्टी में है। और नीचे धनखड़ साहब हैं, ये भाजपा जी के, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, ये हरियाणा के हैं। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो, कहीं से भी हो, हमने अपने ज्ञान के को विज्ञान में परिभाषित करने की जो व्याख्या की है, ये सभी लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। नेक्स्ट। अब एक थोड़ी सी कड़वी सच्चाई, सीसीआरएस ने, हमने बहुत पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखवाया था 2017 में। उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिखा था, प्रधानमंत्री महोदय ने संज्ञान लिया। सीसीआरएस ने कमेटी भी बनाई, प्रोफेसर चंदोला के में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी उसमें एक आए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, और एक सीसीआरएस के और भी थे। रिपोर्ट तो बन गई, कमेटी के एक्सपर्ट भी हो गई, पर सीसीआरएस पिछले 8 साल से इसके ऊपर सोया हुआ है। नेक्स्ट। प्लीज, लास्ट ईयर मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रेसिडेंट एडवाइजर हैं डॉक्टर अनामिका जी, उनके संपर्क में था। उन्होंने थोड़ा जोर करके प्रोफेसर वाई के गुप्ता, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से रिटायर हुए हैं, उनकी कमेटी बनी। इस कमेटी ने फिर एक रिकमेंडेशन की कि इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, और ये पिछले साल की, ये है फरवरी 2025। पर इसके बाद भी जो रिकमेंडेशन होनी थी, कुछ नहीं हुआ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम नारे तो लगाते हैं, जय जवान विज्ञान जय अनुसंधान के, पर जब हम काम करने जय जवान का नारा नहीं लगाता, तो इस बार एक गाना नहीं, तू कहीं हार के, राहों में कांटे मिलेंगे तुझको बाहर के, वो गाना है ना, मैं रुकने वाला नहीं हूं। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
तो सरकार का एंडोर्समेंट हमारे पास है। हमने ये पब्लिकेशन टाइम टू टाइम पे किए हैं। आप रिसर्च गेट पे जाए, बैक बैक बैक, ये सब पब्लिकेशंस है जो हम समय समय पर, जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए, नहीं नहीं इसके आगे भाई, ये आंकड़े मैं दिखा रहा हूं, तो इसको समय समय पर हमने दुनिया के पब्लिकेशंस में दिए हैं। तो आज हम बड़ी खुशी है कि हमने आयुर्वेद के की पैंक्रेटाइटिस के रेलिवेंस को एक रेफरेंस के तौर पे दुनिया में दे दिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले युग में दुनिया जरूर जानेगी कि आयुर्वेद पैंक्रेटाइटिस को कहते हैं, क्योंकि कोई भी अब इस पर क्लेम नहीं कर सकता दुनिया में, क्योंकि हम अपना रेफरेंस दुनिया में दे चुके हैं। और 2019 में दुनिया का जो सबसे बड़ा नामी जर्नल है पैंक्रियाज, उसमें भी ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जिसकी जानकारी आ चुकी है। तो ये हमारे पब्लिकेशन है जो रिसर्च गेट पर आपको आसानी से उपलब्ध है। नेक्स्ट, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। इस तरह की सैकड़ों पे कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं, पर ये कॉन्फ्रेंस सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुई। मुझे हिंदुस्तान में शुरू में बोलने के लिए किसी ने नहीं बुलाया। तो 2014, 2015, 2016, अब तो लगातार देशों में, विदेशों में, इसके सैकड़ों से ज्यादा देशों में हूं। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। फिर अभी आगामी जबलपुर की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है भोपाल की, वहां पर मैं मुख्य वक्ता के तौर पर जाके पैनक्रेटाइटिस के अपने आंकड़ों को पेश करने जा रहा हूँ। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और हुनर को कोई छुपा नहीं सकता। तो ये हमारे पब्लिक स्पीकिंग है, प्रेजेंटेशन है नेशनल इंटरनेशनल पर। नेक्स्ट, और मीडिया बज, मीडिया जो जो हम काम करते हैं, अखबारों में इसकी लगातार खबर छपती रहती है। और एक स्लाइड पीछे चली गई है शायद, उसमें मरीजों का था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस तरह ये हमारे कोलार्स हैं। इससे पहले, प्रेजेंटेशन से पहले जरा जाएंगे पीछे एक बार, पीछे जाएं। ये ये सारे टेस्ट आगे, इन्यूमरस टेस्टिमोनियल्स। नेक्स्ट, ये हमारे हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मरीज का चिकित्सा का प्रमाण देने वाला केवल मरीज और उसके घर के लोग होते हैं। मेरे पास आज हजारों पेशेंट हैं सब जगह जो बोल रहे हैं। आज आपका जो है आपके महाराष्ट्र में, देश के कोने कोने से मरीज हमारे पास हैं, और ये लोग ठीक हो रहे हैं। इनकी आवाज को कोई नहीं रोक सकता। यूट्यूब भरी पड़ी है, इनके टेस्टिमोनियल भरे पड़े हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। ये मरीज बोल रहे हैं कि अगर अपने आप ठीक हो जाती है तो हम वैद्य वालेंद्र प्रकाश के पास क्यों गए, क्यों पैसा खर्चा करते हैं, क्यों जाते हैं। तो एलोपैथिक साइंस हमेशा, अगर कोई आयुर्वेद से ठीक करता है तो बोलते हैं बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाती है। पार्टिकुलरली थायराइड ठीक करते हैं, कहते हैं थायराइड तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अपने आप कुछ नहीं होता, ना तो बीमारी अपने आप होती है, उसका भी कारण होता है, और ठीक करते हैं उसका भी कारण होता है। परंतु जब हम मिसाल पे मिसाल पैदा करते रहेंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब मैंने अभी आपको दिखाई दो स्लाइड, जिसमें सीसीआरएस की बॉडी है, जिनका काम है आयुर्वेद में रिसर्च देना। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका काम है रिसर्च देना। पर किसी वजह से शायद वो मेरे को योग्य नहीं समझते, या उनके पास नहीं है। हम रुकने वाले नहीं है। हमने एक छोटी सी अपील करी, घातक पैनक्रेटाइटिस से जंग के लिए आयुर्वेद में दीजिए आपका साथ। ये मेरा क्यूआर कोड है, ये मेरा बीसीपी फाउंडेशन है। और कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई 1000 रुपये दे रहा है, मैं रुकूंगा नहीं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप मंदिर में बांधते हो ना, तो साल भर में जितने धागे बांधते हो उसके बदले में मुझे दे देना। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाते हो उसके बदले में दे देना, कोई जेब को खाली मत करना। पर थोड़ा थोड़ा अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे तो मैं आपको आयुर्वेद का वो नाम ला के दूंगा, वो नोबेल प्राइज ला के दूंगा कि आपको आयुर्वेद पढ़ी थी, और आप आने वाली 7 पीढ़ियों को भी आयुर्वेद ही पढ़ाओगे। तो नेक्स्ट, ये एक हमारी आयुर्वेद पेनक्रेटाइटिस क्लिनिक करके वेबसाइट है। इसको आप आराम से देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, 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 ये रेफरेंसेस है। नेक्स्ट,
और ये आज मेरा शायद आखिरी स्लाइड है कि हमारा भी एड है इंडियन क्वेस्ट फॉर नोबेल प्राइज बाय द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक इनोवेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। हम रुकेंगे नहीं, और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सम्मान से मैं अभिभूत होता हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। ये बात दीगर है कि मुझे 3 फरवरी 2025 को चौथा हार्ट अटैक हुआ। मैं बीमारियों का खुद पुतला हूँ, क्योंकि शरीर से मैंने जितने भी चीजें हो सकती थी, जितने भी वेग धारण हो सकते थे, जितने भी प्रज्ञा अपराध हो सकते थे, जितने भी अतिसाहस दुस्साहस हो सकते थे, मैंने अपनी शक्ति से उठकर काम किया है। ना तो मेरी जेब में ताकत थी, ना मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी, परंतु मेरे अंदर जो जुनून है, जज्बा है, वो मुझे रोकता नहीं है। तो ठीक है, जो भी हुआ है, मैं आज भी उसी जोश के साथ काम करता हूँ। जब 1978 में एक 18 साल का लड़का काम करता है, उम्र मेरी है, शरीर मेरा है, वो तो चलता ही रहेगा। परंतु जो हमने धुन ली है, आज हमारे पास 200 लोगों की टीम है, मेरी बेटी और उनके साथ बहुत सारे लोग, बेटा, परिवार और बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट मिलकर हम काम कर रहे हैं, और हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय आयुर्वेदा। इन्हीं थैंक शब्दों यू, के साथ आप सबका Thank you, sir. धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जितनी बातें कही उसमें उसमें से सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये आखिरी बात जो आपने कही उससे सहमत नहीं हूँ कि आप बीमारियों का पुतला है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। चाय पीनी हो तो अ, पी लेना। आचार्य खुद मैंने पी कहते ली हैं नहीं, मैंने कि 3-4 दिन से चाय छोड़ ही दिया शाम की। आचार्य जी खुद कहते हैं कि पातलाद्या सदा तो रहा, तो हम ह्यूमन बीइंग है तो हमें कोई ना कोई तो बीमारी कभी ना कभी तो होने ही वाली है। लेकिन उससे बढ़कर बात यह है कि आपने जितनी भी बीमारियों को आपने फेस किया है, उन सारी बीमारियों को आपने ओवरकम किया है, उन सब के ऊपर जीत हासिल करके आप हमारे सामने यहाँ पे खड़े हैं। और एक बात मैं सभी यहाँ पे वैद्य जो है उनके साथ साझा करना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो शिव जी का वीर्य है, और उसके साथ खेलना ये किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है, उसके साथ ट्रीटमेंट करना ये किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है। तो वैद्य आपने वो किया है, नहीं वैद्यो प्राणेश्वर ऐसा कहा है, किंतु आपने पैंक्रेटाइटिस में आप जिस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और मैंने खुद ने देखा है क्योंकि मैं देहरादून में आपके साथ रहा हूँ, आपके घर पे रहा हूँ। और ये एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अ, एक वैद्य ही नहीं लेकिन एक बहुत अच्छे जो दूसरों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति भी है, आप है। तो उसी हिसाब से आप रुग्णों का भी आपने ख्याल रखा है, और इसलिए पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो इसमें कोई ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी कि अगला भारत का नोबेल पारितोषिक जो है वो आपके जरिए भारत को मिल जाए, ये हम सभी वैद्यों की मनीषा है। और आज मैं आपको और थोड़ा सा प्रेशर डालने वाला हूँ। आपने एक फोन पे मेरे यहाँ पे आप लेक्चर के लिए आए हैं, स्पीकर के लिए एज अ स्पीकर आप अवेलेबल हुए हैं। तो हमारी गापा करके जो संस्था है वो इस वक्त यही काम कर रही है कि सारे वैद्यों को मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, ज्ञान के तौर पर जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए आप जैसे बड़े व्यक्तियों का आदर्श हमारे सामने होना चाहिए, और आपके आशीर्वाद हमारे साथ होने चाहिए। तो आज मैं सभी वैद्यों के साथ आपको और थोड़ा धर्म संकट में डालने वाला हूँ कि जल्द ही मैं कामना करता हूँ कि आपको हम ऑफलाइन बुलाएंगे, क्योंकि 100 लोगों के लिए बात करना ये शायद ऐसा होगा कि तोफ को मतलब तोफ को बुला लिया है और सिर्फ कुछ आगे 10-15 सैनिक है। तो ऐसा नहीं, आप हमारे सामने आए तो हजारों वैद्य यहाँ पे होंगे। ऐसा कोई मौका हम जल्दी से ढूंढ लेंगे और आपको उस वक्त वैद्य आना पड़ेगा। ये मैं गापा की तरफ से आपको आह्वान कर रहा हूँ। अब मोहब्बत। अब और किसी को कोई शंका है तो मेरे ख्याल से आप वैद्य से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर मैं भी यहाँ पे हमारे वैद्य पृथ्वीराज है, वैद्य श्याम सर है,
और गापा के हमारे और भी कुछ मेंबर जुड़े हुए होंगे। बीच में एक्चुअली मैं खुद डिस्कनेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ इंटरनेट डिस्कनेक्शन, तो इसलिए मैं खुद नहीं जानता हूँ इस वक्त कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन कनेक्टेड है। तो अगर कोई चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप सर के लिए प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। यस सर, कुछ क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा देखता हूँ। ग्रंथी सर, क्वेश्चन एक है, जो आपके बुक्स है, रिटर्न बुक्स, वो कहाँ पे मिल सकते हो, किस तरह से वैद्यों को अवेलेबल हो सकते हैं? ये बुक परचेज करके मिल पाती है, तो मैं एक नंबर है 91054 सर वापस बता। सर विक्रांत सर के पास 91054। भी आपने कर दिया तो भी हाँ चलेगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ये जो हाँ नंबर रहेगा ना, अगर आप हाँ, डाल शेयर दीजिए। कर देते हैं विक्रांत सर के नाइन पास वन तो मैं जीरो फाइव ग्रुप पे फोर 54। 9005। यस सर। यस सर, मैं ये ये ग्रुप पे डाल देता हूँ। हाँ, ये मिल जाएगी। और ग्रंथि की गुत्थी देखिए, इसमें देखिए विडंबना, देखिए कि इसकी प्रस्तावना खुद लिख रहे हैं भारत के आयुष सचिव, इसकी फॉरवर्ड कर रहे हैं आईसीएमआर के, सीसीआरएस कर रही है। ये इतना बड़ा मॉडल है सामने, सब किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि हम इसको, रिसर्च को बढ़ाएं, दुनिया का काम करें। अभी एक सवाल है भूपेंद्र जी का कि सर, इन योर वेबसाइट इट इज मेंशन्ड दैट सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर इज ट्रीटेबल एट द सेंटर। तो कैंसर 700 तरीके के हैं, और कोई भी कैंसर पे डिपेंड करता है किसी स्टेज में। तो हम किसी भी कैंसर को आउटराइटली नहीं कह सकते कि इसका इलाज हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो नंबर आपको दिया है उस पर आप एक छोटी सी समरी बना के भेजें। हम लोग हाँ या ना में करके जवाब देते हैं। हम हर मरीज का इलाज नहीं करते हैं और किसी को फॉल्स होप नहीं देते हैं। इस बात पे मैं बहुत सहमत हूँ क्योंकि पिछले साल ही मेरा एक पिछले नहीं 2 साल, 1.5 2 साल पहले मेरे पहचान के एक डॉक्टर साहब है, उनको ब्लड कैंसर हुआ था। और मैं जानता हूँ कि वैद्य जी को जो ये है पद्मश्री पुरस्कार है वो भी ल्यूकेमिया के लिए है, ब्लड कैंसर के लिए है। तो मैंने वैद्य जी से कांटेक्ट किया था, और ये रैशनैलिटी जो है वो हर वैद्य के पास अगर ठीक से आ जाएगी तो शायद आयुर्वेद का और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी हुई रहती है, कोई भी पेशेंट आए, कोई भी बीमारी का व्यक्ति हमारे पास आए, हम लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैद्य जी के पास मैंने जब ये पेशेंट भेजा था तो वैद्य जी ने डायरेक्टली कहा था कि ये पेशेंट ठीक नहीं होगा और इसे मेरे पास मत भेजो, मैं इसको ट्रीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई। सर एक क्वेश्चन है, आफ्टर पैंक्रियाटाइटिस ट्रीटमेंट वेदर अमर एबल टू अवॉइड डायबिटीज? नो, मैं खुद अमर 3 साल से खा रहा हूँ और 3 4 बार इंसुलिन लेता हूँ। ओके। पर मैं अमर क्यों खा रहा हूँ 3 साल से? कोई जानता है इस बात को? नहीं जानता है? नहीं सर सर। आप ही बताइए। नहीं सर, आप ही बता सकते हैं। मैं इसको 3 साल पहले, मैंने अगस्त 2022 में पोस्ट किया था। मेरे को ग्रेड 4 इन्वेजिव ब्लैडर। ब्लैडर ट्यूमर, ट्राइगोन एरिया, इन्वेजन टू सेमिनल वेसिकल्स डिक्लेयर हुआ था। बाप रे। एलोपैथी के हिसाब से इमीडिएटली मेरा ब्लैडर निकालना था, कीमोथेरेपी और इम्यून थेरेपी होनी थी। फिर जब उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कुल 35% लोग अमेरिका जैसे मुल्क में 15 महीने जीते हैं। तो मुझे लगा यार, ये सब करने के बाद जब 15 महीने में मरना ही है, और जरूरी नहीं कि मेरा नंबर 35 में आए, तो मैंने कहा चलो 15 हफ्ते ही सही। और मैंने चुपचाप अमर खानी शुरू की, और आज मैं आपके सामने 3 साल बाद खड़ा हूँ। मेरा ट्यूमर एज इट इज है, पर जो मेरा आधे आधे घंटे में यूरिन होता था, पेन होता था, भगदड़ होती थी, ठीक होती है। परंतु अमर पैनकेटाइटिस इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, ट्यूमर को रोकती है, पर जो मर गया उसको जिंदा नहीं करती। तो बीटा सेल्स जब खत्म हो जाते हैं उसको वो रिवाइव नहीं करती। तो कई लोग आते हैं, पर जिनको पैनकेटाइटिस इंड्यूस डायबिटीज है, उनकी जब इंसुलिन छूट जाती है और जब वो मेरे सामने रसगुल्ला खाते हैं, तो सही में विक्रांत जी,
इतना गुस्सा आता है कि लगता है उन्हें गोली मार दूं। मेरी दवा खा के इंसुलिन बंद करके वो रसगुल्ला खाते हैं और मैं खुद अमर खाता हूँ। तो इसलिए शायद सर आपको टीएडीसी आना पड़ेगा, क्योंकि हम हार्मोन पे ही काम करते हैं। ये डायबिटीज और एक इसका कोई किसी ने मतलब पूछा नहीं है, तो है सवाल पूछना कि छोड़ नहीं दो। सर, मैंने देखा अमर है इज आपके नॉट फॉर रिपोर्ट्स और प्री सारी डायबिटिक चीजें। आल्सो। यस सर, यस सर। नहीं, मैंने खुद ने आपको देखा है, आपके सारे रिपोर्ट्स और आपने सब शेयर किया था, वो सारी चीजें देखी है मैंने। आपने उसके ऊपर, इसलिए मैंने कहा ना कि आपने जिस तरीके से ओवरकम किया है हर डिसीज पर, ये हम जानते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है शास्त्र के लिए। मुझे पता है, अ, श्रेयांसी बहुनानी विज्ञानी संस्कृत में एक शब्द है कि जब आपको श्रेष्ठ कार्य करोगे तो बहुत सारे विघ्न आपकी जिंदगी में आएंगे। तो राजा ध्रुव की कहानी है। अटल ध्रुव जो है, वो भगवान को प्राप्त करना था, तो उसे बहुत डराया, इंद्र ने डराया, सब ने डराया। तो अभी तक तो हिम्मतें आप जैसों की मोहब्बत है, मेरी ताकत है। जब इतने सारे लोगों का प्यार मेरे साथ है, सम्मान मेरे साथ है, दुआएं मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल सर। अ, किसी ने पूछा है कि प्री डायबिटिक में, नहीं, प्री नहीं, बिल्कुल नहीं, डायबिटीज के बिल्कुल लिए नहीं। भी नहीं। श्याम सर और एक ने पूछा है पैनल पैनल ऑफ सीजीएचएस। मेरे पास ना आयुष्मान है ना सीजीएचएस है। मेरे पास लोग आते हैं, उनको बिल मिलता है, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेते हैं। क्योंकि हम किसी भी, क्योंकि जिन लोगों को बीमारी होती है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, तो उनका इंश्योरेंस ही नहीं होता है। और आयुष, क्योंकि इसमें आहार विहार औषध, केवल अमर से कोई ठीक नहीं होगा, आहार और विहार भी जरूरी है। तो जो मरीज थोड़ा सा दर्द लेके आता है, और मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि ऑन एन एवरेज 5.5 लाख रुपया खर्च करके आ रहे हैं लोग, चाहे वो इंश्योर हैं कि नहीं है। तो हमारा मकसद है कि थोड़ा सा दर्द लो, ठीक हो, और ठीक रहने के लिए फिर उपाय भी करो। बिल्कुल सर। डॉक्टर जॉय श्याम नियस हैं जो कह रहे हैं कि मुझे अमर चाहिए। अमर एक नाजुक दवा है, कीमती दवा भी है, सबको मिलेगी। पर आप उससे पहले एक सीएमई ऑर्गेनाइज करिए कि आप अमर कहाँ पे देना चाहते हैं। इसका देने का तरीका भी है। यस। बिल्कुल सर, हम जल्दी से जल्दी वो कर लेंगे। मैंने कहा उल्टा ये आप ही के ऊपर हम लोड डालने वाले हैं कि आप डेट दे दीजिए सर, हम उस तरीके से यहाँ के अरेंजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तारीख मेरे से पूछ रहे हो? जी हाँ सर, आप डेट दे दीजिए सर, हम यहाँ पे वो सीएमई का अरेंजमेंट का स्टार्ट कर देते हैं। आपका ही डेट अवेलेबिलिटी बता दीजिए। 27 जुलाई 2025। एक कल का डिनर। हो गया। सर बस क्यों भाई? विक्रांत सर। हाँ श्याम सर और पृथ्वी सर, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन भी, मतलब यहाँ पे जो ज्वाइन नहीं हुए उनका बाकी जगह पे भी मुझे मैसेज आ रहा है कि गापा का मेंबर कैसे बना जाए। तो गापा के मेंबरशिप के लिए यहाँ पे हमने एक नंबर दिया हुआ है, और साथ ही में हमारा जो गापा सीएमई का ग्रुप हमने बनाया है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स आपको दे देंगे। और ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए ले आएंगे, और जल्दी से जल्दी हम वेद जी को यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे ये डिस्कशन जो है वो ऑफलाइन और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। श्याम सर, मला वाटतं कन्क्लूड करून टाकूया आपण। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। आपने आज जो पैनक्रेटाइटिस के बारे में जो ज्ञान दिया, और उससे भी ज्यादा आपके खुद एक वैद्य कितना कुछ कर सकता है लाइफ में, ये आप एक जिंदा मिसाल हो हमारे लिए कि हम तो कुछ भी परिश्रम नहीं ले रहे आयुर्वेद के लिए। हम हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र रहे और आपका मार्गदर्शन हम जैसे वैद्यों के लिए हमेशा रहे। विक्रांत सर और कापा की टीम मिलके हम
गापा की टीम जल्द से जल्द यहाँ पे हम आपके लिए एक सीएमई का अरेंज करेंगे, जहाँ पे मेरी वैद्य आप लोगों से एक दरखास्त है कि मेरे को बुलाने से पहले आप लोग एक दिन रसशाला विजिट क्यों नहीं करते हो? यस सर, श्योरली विक्रांत सर, बिल्कुल। हम वही प्लान करेंगे सर के इधर जाने का। तो एक उस तरीके का विजिट प्लान करेंगे गापा की तरफ से, हम जो वैद्य आना चाहते हैं। पड़ाव भी इतना सुंदर है, मैंने नहीं, देखा आप था। नए वाले पड़ाव में नहीं आए हो, आप इस वाले पड़ाव में नहीं आए हो। नहीं सर, बेंगलोर वाले में नहीं आया हूँ मैं। नहीं, बेंगलोर नहीं, हाँ, ये बिलासपुर में जो है, यूपी में, उत्तराखंड। बिलासपुर वाला। सर ने वो ओके। उस सर आप वहां पे कुछ तो पारस शोधन के टाइम में आपने लाइव वीडियो शेयर किया था, उस टाइम हाँ, में वो था चलता शायद है मेरे यहाँ ख्याल। 24 घंटे, 365 दिन 24 घंटे, जहाँ सतत धधकती है ज्वाला, वो है मेरी रसशाला। यस यस क्या यस, बात आपने वहां है। का लाइव वीडियो शेयर किया था मैं, तो बहुत बढ़िया है। आप लोग आइए एक बार गापा यस से। सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इससे जरा, और हम 5-5 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं ना, उससे वैद्यों को बहुत फायदा होगा। मैं तो आ ही जाऊंगा। बिल्कुल यस सर, सर। हम उसका भी प्लान कर देते हैं। शेर को देखना है तो जंगल में जाके देखो, चिड़ियाघर में क्यों देखने जाते हो? नहीं सर, इसीलिए हमने शेर की गुफा में कैमरा लगाया है। जरूर सर। श्याम सर। पृथ्वी, येस सर। कन्क्लूड करून घेतलं आपण, लोकांना बाकीचं मग हे करून घेणं लास्ट। यस, गापा की तरफ से इस तरह के बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं। अच्छे स्पीकर्स को हम लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो जो भी लोग गापा को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। एक नंबर श्याम सर का भी हमने अभी चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर जो भी लोग, दो ग्रुप है एक्चुअली सीएमए के गापा के। एक पहला ग्रुप है वो फुल हो चुका है, तो इसके लिए दूसरा ग्रुप है, तो उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको फिर वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ग्रुप 2 पे ज्वाइन करेंगे, फिर से एक बार दोनों ग्रुप में ज्वाइन करने की लिंक हम भेज देंगे। तो आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और हमारे लिए बहुत ही अच्छे आज मार्गदर्शक रहे, तो उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और जिन भी लोगों ने आज का सेशन सफल बनाने के लिए यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो उन सभी वैद्यों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज का सेशन इस मौके पर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू विक्रांत सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी मीटिंग लीव कर सकते हैं। हाँ, अभी लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।